ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है ना, वो बेसिकली हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ना है आज और मसल्स का पढ़ना है कि किस तरह से उनमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। स्मूथ मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में, ये 2 पढ़ेंगे। अच्छा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? देखिए, जैसे नाम से ही आपको समझ आ रही है कि इसमें क्या होगा कि नर्व का और मसल का जंक्शन होगा बेसिकली। इसमें क्या होता है कि साइनैप्स बिटवीन एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स एंड स्केलेटल मसल्स के दरमियान साइनैप्स बनता है। बेसिकली आपका क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल हमने किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखा, उधर से हमारे सिग्नल जाएँगे ब्रेन की तरफ, ब्रेन हमें वापस सिग्नल देगा हमारे मसल को कि वो अपना हाथ हटा ले। तो वो जो सिग्नल ब्रेन से आ रहे हैं हमारे मसल्स की तरफ, मोटर न्यूरॉन्स जो हैं, वो हमारे स्केलेटल मसल्स को जो सिग्नल दे रही है ना कि वो अपना हाथ हटा ले, वो आपकी बेसिकली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होता है। ये बेसिकली नर्व और उसका जंक्शन होता है। ये कुछ एक सेकंड ऐसा दिखता है। ये जैसे ये आपकी ऊपर जो शो किया हुआ है ना ब्राउन कलर में, ये आपकी नर्व है और ये जो ब्लू कलर में नीचे शो किया हुआ है, ये आपका मसल है, स्केलेटल मसल, ठीक है? तो ये जो मोटर न्यूरॉन है ना आपका, ये सिग्नल्स लाएगा, ये यहाँ पर रिलीज़ करेगा, फिर वो जाके बाइंड करेगा यहाँ स्केलेटल मसल्स पे और यहाँ पर बाइंड करने के बाद आपके मसल्स को सिग्नल मिल जाएँगे कि अब उसने हाथ हटाना है या स्ट्रेच करना है या जो भी। ठीक है? तो ये आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में बेसिकली क्या होता है एन एक्शन पोटेंशियल इन द प्री-सिनेप्टिक सेल कॉजेस डीपोलराइजेशन ऑफ प्री-सिनेप्टिक टर्मिनल। बेसिकली आपका क्या है कि आपका ये जो प्री-सिनेप्टिक टर्मिनल है ना, प्री-सिनेप्टिक मीन्स यहाँ पर आपका सिनैप्स बनेगा ना, जहाँ पर आपका बाइंड करेगा आपका मसल्स के साथ एसिटाइलकोलिन, वो हम देखेंगे अभी। तो उससे जो पिछला रीजन होगा उसको हम कहेंगे प्री सिनेप्टिक, उससे जो अगला रीजन होगा उसको हम कहेंगे पोस्ट सिनेप्टिक। तो ये जो प्री सिनेप्टिक नर्व आ रही है ना, इसमें जितने भी आपके सिग्नल्स आ रहे होंगे, एक्शन पोटेंशियल आ रहा होगा, वो आएगा और फिर वो क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल आपके ये एसिटाइलकोलिन के जो वेसिकल्स शो किए हुए हैं ना ब्लू कलर में, उनको सिग्नल्स देगा और वो किस तरह से रिलीज़ होंगे कि ये जो कैल्शियम चैनल्स हैं ना, ये ओपन होंगे। कैल्शियम जब अंदर की तरफ आएगा तो वो वेसिकल्स जो है ना एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करेंगे और वो स्केलेटल मसल्स पे जाके लगेंगे। फिर स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट होगी। अब यहाँ से भी हम रीड कर लेते हैं। एक्शन पोटेंशियल आया आपके प्री-सिनेप्टिक सेल्स में। उसने क्या किया डीपोलराइज़ेशन की प्री-सिनेप्टिक टर्मिनल की। As a result, calcium enters, causing the release of neurotransmitter acetylcholine in synaptic cleft. उसकी वजह से क्या होगा, ये कैल्शियम चैनल्स है ना, कैल्शियम अंदर की तरफ आएगा। इसकी वजह से आपकी क्या होगी, ये जो एसिटाइलकोलिन के वेसिकल्स हैं, ये रिलीज होंगे सिनैप्टिक क्लेफ्ट में। जब ये रिलीज होंगे तो आपका क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर कंबाइन विद द रिसेप्टर इन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है ना मसल्स की, जिसमें ये पिंक कलर के रिसेप्टर शो किए हुए हैं, इनके साथ आके एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा। जब इसके साथ बाइंड करेगा तो ये इसकी परमेबिलिटी में फ़र्क कर देगा आपके मसल्स की। हमने पढ़ा था ना कल कि एक्शन पोटेंशियल के लिए क्या होता है कि आपके पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने शुरू हो जाते हैं, चीज़ों की परमेबिलिटी डिफरेंट हो जाती है, तो वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो मूवमेंट हो जाएगी मसल की। तो ये सारा इसका होता है। अब जो 2 तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पर रिलीज़ हो सकते हैं। एक होते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो एक्साइट करेंगे, मतलब कि आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएँगे। और एक होते हैं इन्हिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो इन्हिबिट करेंगे। जो एक्साइट करेंगे ना वो क्या कराएँगे, डीपोलराइज़ेशन कराएँगे। कल जैसे हमने देखा था, हमने कहा था ये डीपोलराइज़ेशन हो रही थी ना, जिसमें सोडियम अंदर आता है। तो उसमें क्या होती है, एक्साइटेशन होती है, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल काफ़ी ऊपर चला जाता है, ठीक है? जबकि जो आपकी ये जो है डीपोलराइज़ेशन, इसमें क्या होती है, डी एक्साइटेशन होती है या रिलैक्सेशन होती है। इसमें पोटेंशियल दोबारा से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो जो 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ना आपके, एक एक्साइटेटरी है, एक इन्हिबिटरी है। जो एक्साइटेटरी है वो डीपोलराइज़ेशन करवाएगा और जो इन्हिबिटरी है वो हाइपर पोलराइज़ेशन या रिपोलराइज़ेशन करवाएगा मेम्ब्रेन की। ठीक है? तो अभी हमने इसमें क्या पढ़ा, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ये नर्व है, ये आपका मसल्स है। इसमें क्या होगा, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल में आपकी आया एक्शन पोटेंशियल, उसने कैल्शियम का इन्फ्लक्स किया। जब कैल्शियम अंदर आएगा तो ये क्या कराएगा, एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ कराएगा। वो पोस्ट सिनेप्टिकली बाइंड करके नर्व के पोटेंशियल में डिफरेंस कर देगा, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अच्छा, अब हम देखते हैं ये जो एसिटाइलकोलिन यहाँ है ना वेसिकल्स में, ये सिंथेसाइज़ कैसे हो रहा है।
जो आपका एसिटाइलकोलिन है ना, उसकी सिंथेसिस के लिए क्या होता है, एक रिएक्शन होता है, एसिटाइल को ए कोलिन के साथ मिलता है और बनाता है एसिटाइलकोलिन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, एसिटाइल है तो एसिटाइल को ए मिलेगा कोलिन के साथ और ये दोनों मिलके बनाएंगे एसिटाइलकोलिन, ठीक है। और इसकी सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम होता है ना, वो कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज है, ठीक है। तो इसमें जस्ट आपने ये इक्वेशन याद करनी है कि एसिटाइल को ए से कोलिन मिलके बना रहा है एसिटाइलकोलिन, और इसके लिए जो एंजाइम है वो है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये वेसिकल्स में स्टोर हो जाएगा एसिटाइलकोलिन फॉर फर्दर रिलीज, और फिर रिलीज उसी तरह होगा कि कैल्शियम अंदर आया, फिर एसिटाइलकोलिन को उसने रिलीज किया। जैसे अब इधर भी हम देख लेते हैं, जो स्टेप 1 हमें शो किया हुआ है ना, सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन, इसमें क्या है, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज कैटालाइजेस द सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन फ्रॉम कोलिन एंड एसिटाइल-CoA, ठीक है। तो इसमें भी हमें शो किया हुआ है कि आपका ये इस जगह पे जो आपका कोलिन है वो एसिटाइल-CoA के साथ मिलके एसिटाइलकोलिन बना रहा है और इसको एंजाइम एक कैटालाइज कर रहा है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सेकंड स्टेप में अपटेक इनटू स्टोरेज वेसिकल्स। फिर ये जो एसिटाइलकोलिन बन गया है ना, ये वेसिकल्स में स्टोर होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन का रिलीज हुआ जब कैल्शियम इन्फ्लक्स हुआ, तो एसिटाइलकोलिन यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि आपके नंबर 4 पे शो किया हुआ है बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, जो अभी हमने पढ़ा कि एसिटाइलकोलिन फिर मसल पे जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और मूवमेंट करवाएगा आयन की। अच्छा, अब एक दफा ये बाइंड कर जाता है ना एसिटाइलकोलिन, फिर अब हमने मसल को दोबारा रिलैक्स भी तो करना है ना, एक दफा कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसकी रिलैक्सेशन के लिए हम क्या करते हैं, इस एसिटाइलकोलिन को दोबारा डिग्रेड करते हैं। पहले ये बना किससे था, एसिटाइल-CoA और कोलिन से ना, तो अब दोबारा एसिटाइलकोलिन को तोड़ के हम वही बना देंगे एसिटाइल-CoA और कोलिन, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन इज रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड बाय कोलिनेस्ट्रेज। अच्छा, अब ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है। अब एसिटाइलकोलिन को जब डिग्रेड करना है ना, तो उसके लिए एक एंजाइम है एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज, ठीक है। वो क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन को तोड़ेगा एसिटाइल को ए और कोलिन में, और एंजाइम का नाम है एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज, ठीक है। जब ये टूट गया ना, तो कोलिन जो है उसकी रीअपटेक होगी, दोबारा से वो सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा और वहां फिर कोलिन जो है वो एसिटाइल को ए के साथ कंबाइन करेगा। तो ये पूरा एक साइकिल सा होता है बेसिकली, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, कि नर्व में इम्पल्स आई, उसने एसिटाइलकोलिन रिलीज किया, एसिटाइलकोलिन मसल पे जाके अटैच हुआ, जब वहां अटैच हो गया, एक दफा अपना एक्शन कर दिया, फिर उसने डिग्रेड होना है तो डिग्रेड होगा एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज से, ठीक है। अच्छा, अब डिग्रेडेशन मैं बता चुकी हूँ इसकी कि एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम है जो कि क्या कर रहा है, आपके उसको एसिटाइलकोलिन और को डिग्रेड कर रहा है, ठीक है, कोलिन और एसिटाइल-CoA में, ठीक है। अच्छा, और फिर ये भी बता दिया कि 1/2 ऑफ द कोलिन इज टेकन बैक इनटू द प्री-सिनेप्टिक एंडिंग बाय सोडियम कोलिन को-ट्रांसपोर्ट एंड यूज्ड टू सिंथेसाइज न्यू एसिटाइलकोलिन। इसी तरह साइकिल होता है, दोबारा से कोलिन अंदर गया और दोबारा से उसने सिंथेसाइज किया एसिटाइलकोलिन पहले की तरह। अच्छा, अब इसकी ना एक हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पढ़ते डॉक्टर हैं। हुस्ना, जी मैंने एक बात पूछनी थी कि जी जी। जब हमारे पास सोडियम चैनल्स की इनएक्टिवेशन होती है तो हमारे पास रिफ्रैक्टरी पीरियड आता है उस टाइम पे। हाँ, जो सोडियम चैनल्स है ना आपके, बेसिकली जब वो डीपोलराइजेशन होती है ना जिस टाइम पे, उस टाइम पे हमने कहा था सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, लेकिन सोडियम के दो गेट्स होते हैं, एक एक्टिवेशन गेट और एक इनएक्टिवेशन गेट। तो उस टाइम पे आपका क्या होता है, सोडियम का एक्टिवेशन गेट ओपन हो रहा होता है, लेकिन इनएक्टिवेशन गेट क्लोज होता है। तो जो सोडियम का इनएक्टिवेशन गेट क्योंकि क्लोज होता है ना उस टाइम पे, तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है। अगर तो दोनों ओपन होते ना, तो फिर तो आयंस कर सकते थे क्रॉस, लेकिन क्योंकि उसमें इनएक्टिवेशन गेट क्लोज होता है, तो एक जब एक्शन पोटेंशियल हो रही होती है ना, तो उस टाइम पे सेकंड एक्शन पोटेंशियल आपकी नहीं उस दौरान आ सकती। जब वो खत्म हो जाती है होना, फिर उसके बाद भी इवन आपका ये होता है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, कि यानी कि आपको जितना आप नॉर्मली थ्रेशोल्ड दे रहे हो एक्शन पोटेंशियल को इनिशिएट करने के लिए, उससे ज्यादा देना पड़ेगा, तब जाके वो स्टिमुलेट होगी नर्व। जी ठीक है। और ना एक एमसीक्यू था कि हम्म। प्रिवेंशन ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल विल डिक्रीज द रिफ्रैक्टरी पीरियड ही होगा ना इसका आंसर। जी ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी।
अच्छा जी, अब हम इसकी ना क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज़ एंजाइम की बेसिकली। जो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज़ एंजाइम है ना, उसके इन्हिबिटर्स होते हैं, डिफरेंट ड्रग्स होती हैं बेसिकली। तो ये आगे हम ना उसमें भी पढ़ेंगे फार्मा में नियोस्टिग्मीन, फाइज़ोस्टिग्मीन ये एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज़ एंजाइम को इन्हिबिट करती हैं। तो ये बेसिकली क्या करती हैं कि ये ना आपके जो एसिटाइलकोलिन की डिग्रेडेशन है ना, वो नहीं होने दे रही क्योंकि एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज़ इन्हिबिटर है ना, तो उस एंजाइम को इन्हिबिट कर देंगी, तो जो एसिटाइलकोलिन आपका यहाँ पर जो एसिटाइलकोलिन आपका यहाँ पर लगा था मसल पे, ये डिग्रेड नहीं हो पाएगा। ये उस उधर ही लगा रहेगा, मतलब आपकी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रही होगी मसल्स की। तो ये ड्रग्स हम यूज़ कहाँ करते हैं? इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि हम मायस्थीनिया ग्रेविस जो एक डिज़ीज़ है, उसमें देते हैं। बेसिकली जो मायस्थीनिया ग्रेविस है ना, वो एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, ठीक है? उसमें क्या होता है कि आपकी जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स हैं ना, जो अभी हमने यहाँ पर देखे ये मसल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जिनके ऊपर एसिटाइलकोलिन ने आके रख लगना है, उनको ये डिग्रेड कर रहा होता है। मतलब मायस्थीनिया ग्रेविस के जो पेशेंट है ना, उनके अंदर ये रिसेप्टर्स कम हो जाएँगे, क्योंकि वो उसके एंटीबॉडी अगेंस्ट ये रिसेप्टर्स के अगेंस्ट बन रही होती है उन पेशेंट्स में। तो ऑलरेडी रिसेप्टर्स कम हैं, तो हम चाह रहे हैं कि एसिटाइलकोलिन बाइंड हो उसके साथ। जितने रिसेप्टर्स हैं उनके साथ मैक्सिमम बाइंडिंग हो ताकि उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो सके। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि एसिटाइलकोलिन जितना है ना उसको डिग्रेड नहीं होने देंगे। इसलिए हम इसमें नियोस्टिग्मीन देते हैं। यहाँ से पढ़ भी लेते हैं। Myasthenia gravis is caused by the presence of antibodies to acetylcholine receptors. बेसिकली अभी मैंने बताया कि ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें जो पेशेंट है ना उसके अंदर जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स हैं उसको उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लग जाएंगी, मतलब अपनी ही बॉडी अपने रिसेप्टर्स को खत्म करने लग जाएगी। इस कैरेक्टराइज बाय स्केलेटल मसल वीकनेस। जब रिसेप्टर नहीं होंगे तो आपका क्या होगा, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो वीक हो जाएगा और उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी। एंड फैटिगेबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम अ रिड्यूस्ड नंबर ऑफ एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, ठीक है, क्योंकि रिसेप्टर्स नहीं है एसिटाइलकोलिन के, तो आपकी मसल फटीग हो जाएगी, मसल वीकनेस हो जाएगी, ठीक है। और एंड प्लेट पोटेंशियल जो आपका है ना, पोटेंशियल जो आपका बना एक्शन पोटेंशियल, वो आपका कम इसमें जनरेट होगा। तो ट्रीटमेंट इसका क्या होगा कि हम जितना एसिटाइलकोलिन है उसको बचा लें, ताकि जितने रिसेप्टर्स हैं उन पे तो एटलीस्ट वो बाइंड करे। तो ट्रीटमेंट इसका यही है, एसिटाइलकोलिनेस्टेज इनहिबिटर्स हम देते हैं जिसमें आपका नियोस्टिग्मीन, फाइज़ोस्टिग्मीन ये ड्रग्स आ जाती हैं। ये प्रिवेंट करती हैं कि एसिटाइलकोलिन जितना है वो डिग्रेड ना हो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज से, एंड प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन एट द मसल एंड प्लेट, ठीक है। तो बेसिकली आपका क्या होता है कि आपका एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एक एंजाइम है ना जो अभी हमने देखा था, ये डिग्रेड करता है एसिटाइलकोलिन को। तो एक ड्रग है जो कि इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगी ताकि एसिटाइलकोलिन यहाँ पर ज़्यादा हो जाए। वो कौन सी ड्रग है आपकी, नियोस्टिग्मीन। और वो किस डिजीज में देते हैं, मायस्थीनिया ग्रेविस में देते हैं, ठीक है, क्योंकि मायस्थीनिया ग्रेविस में ये रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं। तो उसको कंपेंसेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि एसिटाइलकोलिन को ज़्यादा कर दें ताकि जितने रिसेप्टर्स हैं उनके साथ मैक्सिमम बाइंडिंग हो और उन पेशेंट्स में मसल्स कंट्रैक्शन हो पाए। इसी तरह आपकी एक और ड्रग है हेमिकोलिनियम। वो क्या करती है, वो कोलिन रीअपटेक नहीं होने देती और एसिटाइलकोलिन को कम करती है। अब ये जैसे सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्ट है ना जो ऊपर शो किया हुआ है, इसको इनहिबिट करेगी आपकी हेमिकोलिनियम। यहाँ से जब आपके पास कोलिन ही नहीं होगा तो एसिटाइलकोलिन बनेगा ही नहीं, तो एसिटाइलकोलिन को कम करती है। अब जैसे आपकी नियोस्टिग्मीन है वो एसिटाइलकोलिन को बढ़ा रही है, लेकिन जो हेमिकोलिनियम है वो एसिटाइलकोलिन को ज़्यादा कर देगी, सॉरी कम कर देगी, क्योंकि यहाँ से बन ही नहीं पाएगा एसिटाइलकोलिन, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। अब ये हमने एक साइनेप्स पढ़ा है ना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, जिसमें हमने कहा एक प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है और जो अगला है ये पोस्ट साइनेप्टिक है और ये दरमियान में इसका साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है बेसिकली। तो अब ना ये इसमें क्या हो रहा है कि एक नर्व है और आगे एक मसल है, यानी एक ही आपकी नर्व है और एक ही मसल है, तो इसको हम कहते हैं 1 to 1 साइनेप्स, जिसमें एक चीज है दोनों ना। एक होता है आपका मेनी टू वन साइनेप्स भी। पहले चलें 1 to 1 पढ़ लेते हैं। 1 to 1 साइनेप्स में क्या है, सच एज दोज फाउंड एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यही इसकी एग्जांपल होगी कि उसमें एक ही नर्व है, वो एक मसल को आके स्टिमुलेट कर रही है। तो एक्शन पोटेंशियल इन द प्री साइनेप्टिक एलिमेंट, द मोटर नर्व प्रोड्यूसेस एन एक्शन पोटेंशियल इन द पोस्ट साइनेप्टिक, जो अभी हमने देखा। तो ये एग्जांपल है 1 to 1 साइनेप्स की, कि सिर्फ एक नर्व है और वो एक ही मसल को स्टिमुलेट कर रही है। अब एक होता है आपका मैनी टू वन। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी सिर्फ एक जो नर्व है
वो स्टिमुलेट नहीं कर पाती, मतलब हमें मल्टीपल चाहिए होती हैं सिग्नल्स ताकि वो आगे जाके मैक्सिमम रिस्पॉन्स दें। तो वो आपका होता है मैनी टू वन साइनेप्स, यानी कि आगे वाला मसल एक ही आपका, लेकिन ऊपर वाली चीज आपकी मैनी है, ठीक है। तो सच एज दोज फाइंड इन स्पाइनल मोटर न्यूरॉन्स, अब ये कहाँ पर होता है, वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में है जो हमारे स्केलेटल मसल्स में है। जो स्पाइनल कॉर्ड के मोटे न्यूरॉन्स होते हैं ना, उसमें मैनी टू वन साइनेप्स होते हैं, मतलब उसमें एक 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 नर्व से हमें सिग्नल्स नहीं प्रॉपर मिल रहे होते, एक मोटे न्यूरॉन से, तो हमें ज्यादा एक्शन चाहिए होता है उसका। एन एक्शन पोटेंशियल इन अ सिंगल प्री सिनेप्टिक सेल is insufficient to produce an action potential in the post synaptic cell, यानी कि आपका सिंगल प्री सिनेप्टिक जो है वो इनसुफिशिएंट होता है, इसलिए उसमें मल्टीपल हमें एक्शन पोटेंशियल्स आएंगे तब भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। Instead, many cell synapse at postsynaptic cell to depolarize it to the threshold. अच्छा, अब इसका यहाँ एक सिनेरियो आता है। A man while working accidentally lands his foot on the pointed object, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप चल रहे हो और एकदम से कोई सेफ्टी पिन है या कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है, उस पर हमारा पाँव आता है, तो हम इमीडिएटली उसको विड्रॉ करेंगे पाँव, ठीक है। तो जो हम वो इमीडिएटली विड्रॉ करते हैं ना उसको, तो उसको उसके विड्रॉल के जो सिम्टम है लेग के, वो जा रहे होते हैं आपके स्पाइनल मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन में। तो ये आपका मल्टी साइनेप्टिक रिस्पॉन्स की एग्जांपल होगी, ठीक है। तो इस तरह का एक सिनेरियो आता है कि आपका अगर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट पे आपने गलती से लैंड कर दिया है और आपने जब अपना फुट विड्रॉ किया है ना, तो उस टाइम पे आपका वो मल्टी साइनेप्टिक रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि वो स्पाइनल मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू कैरी हो रहा होगा। अच्छा जी, समेशन ऑफ साइनेप्सिस। अब ये जो आपकी साइनेप्सिस आती है ना, इनकी दो तरह से समेशन होती है, ठीक है। मतलब ये जो आपकी मल्टी साइनेप्टिक है ना, तो जो प्री साइनेप्टिक में आ रही है वो मेनी है ना, तो उनको सम करके और फिर हमारा वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो स्पेशल समेशन में क्या होता है, जब दोनों एक्साइटेटरी इनपुट्स एक ही टाइम पे आ रही हैं एट द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, तो वो दोनों मिलके आपकी ग्रेटर डिपोलराइजेशन प्रोड्यूस करेंगी। दोनों को हम मतलब जैसे अरिथमेटिकली हम ऐड कर देते हैं। जो टेम्पोरल समेशन है उसमें क्या है कि वो एक साथ नहीं आई, वो रैपिड सक्सेशन में आई है। ओकर्स व्हेन टू एक्साइटेटरी इनपुट्स अराइव एट पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन इन रैपिड सक्सेशन। उसमें क्या है कि बिल्कुल एक साथ आ रही हैं तो उनको सीधा सीधा वो ऐड हो जाती हैं। लेकिन टेम्पोरल में क्या है कि वो सक्सेशन में आई हैं, so because the resulting postsynaptic depolarization overlap in time, they add in stepwise fashion. तो वो एकदम से ऐड नहीं होंगी, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुई है फिर उसके बाद दूसरी आई है, तो वो उस टाइम पे उससे ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि उस टाइम पे उसका रिफ्रैक्टरी पीरियड चल रहा होता है। तो वो स्टेप वाइज फैशन में ऐड हुई, यानी कि अगर एक एक्शन पोटेंशियल आई है वो खत्म होगा, फिर थोड़ा सा उसको रेस्ट मिलेगा, फिर अगली एक्शन पोटेंशियल उससे ऐड होगी या उसका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। अगर तो वो बिल्कुल ही साथ आ गई हैं तो फिर वो ऐड हो सकती हैं। अच्छा, नर्व कंडक्टिंग वन सेंसेशन मोडिलिटी एट अ टाइम, दिस इज कॉल्ड लेबल लाइन प्रिंसिपल, ठीक है। अब जो नर्व है ना, जो सिर्फ एक सेंसेशन एक टाइम पे कैरी कर सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कुछ नर्व्स होती हैं वो पेन की सेंसेशन जस्ट कैरी कर सकती हैं, कुछ होती हैं वो और सेंसेशंस कैरी करती हैं। तो इस प्रिंसिपल को कहते हैं लेबल लाइन प्रिंसिपल। हर नर्व का एक स्पेसिफिक इसमें ना फंक्शन होता है, ठीक है। विच सेल्स हैज मेनी डेंड्रिटिक सिनेप्सेस, सेरिबेलर कॉर्टेक्स। जो आपके सेरिबेलम है ना, अगर आगे भी हम न्यूरो में जाके जब पढ़ेंगे कि सेरिबेलम में आपके बहुत ज्यादा इनपुट्स आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, काफी ज्यादा जो आपके होते हैं ना इनपुट्स, वो रिलाई कर रहे होते हैं सेरिबेलम में आके, और फिर वो आगे फर्दर मूव करते हैं। तो उसमें डेंड्राइट्स बहुत ज्यादा होते हैं। डेंड्राइट्स बेसिकली आपके वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि आपके टूवर्ड्स द सेल बॉडी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे होते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे एक्सोन और डेंड्राइट्स वगैरह न्यूरो में इंशाल्लाह। साइनेप्सिस आर मोस्ट लाइकली एब्सेंट इन डोर्सल रूट गैंग्लिया। जो डोर्सल रूट स्पाइनल कॉर्ड है ना, उसके दो गैंग्लियन होते हैं, एक वेंट्रल एक डोर्सल रूट गैंग्लियन। तो ये बस ऐसी रफी का एमसीक्यू है, और ये कभी मतलब एक आध दफा शायद आया भी है कि आपकी किस जगह साइनेप्सिस नहीं होते स्पाइनल कॉर्ड में, तो डोर्सल रूट गैंग्लियन में साइनेप्सिस नहीं होते। ओके जी, अब हमने शुरू में ही पढ़ा था कि आपके ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स आ रहे हैं, जो फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन अभी हमने पढ़ा था, तो और भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं आपकी बॉडी में। तो वो दो तरह के हो सकते हैं, एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं, इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। जो एक्साइटेटरी होंगे वो डिपोलराइजेशन करेंगे, जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है।
और जो इनहिबिटरी होंगे डॉक्टर वो क्या? हुसना, आप जी प्लीज जी। वो टेम्पोरल सबमिशन वाली बात मुझे बता सकती हैं दोबारा से? हाँ जी, एक सेकेंड। अच्छा, अब देखिए स्पेशल समेशन में क्या हो रहा है, दोनों जो इनपुट्स है ना वो आपकी अराइव कर रही हैं सेम टाइम पे सिमल्टेनियसली, तो वो उस टाइम पे वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देंगी। लेकिन टेम्पोरल समेशन में क्या है कि दो एक्साइटेटरी इनपुट्स हैं और वो रैपिड सक्सेशन में आ रही है, यानी एक इनपुट आई, फिर उसके साथ दूसरी नहीं आई, उसके थोड़े टाइम बाद दूसरी आई। तो जब एक इनपुट आई, हमारे मसल ने कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट कर दी, तो उस टाइम पे तो वो सेकेंड इनपुट को नहीं ले सकता ना, मतलब उसको ऐड नहीं कर सकता बीच में, क्योंकि उस टाइम पे अब उसकी कंट्रेक्शन स्टार्ट हो गई है, तो डिपोलराइजेशन होना शुरू हो जाएगी। उस टाइम पे जो हमने पढ़ा था कि सोडियम की इनएक्टिवेशन गेट्स क्लोज होंगे, तो जिसकी वजह से उस टाइम पे आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड चल रहा होगा। तो वो जो नर्व के सिग्नल आया ना, वो थोड़ी देर बाद जाके उसके साथ ऐड होगा, बिकॉज द रिजल्टिंग पोस्ट साइनेप्टिक डिपोलराइजेशन ओवरलैप कर रही है टाइम में, तो ये ऐड करेंगी स्टेप वाइज फैशन में। वो जो थी वो सिमल्टेनियसली आई थी, वो वैसी ऐड हो गई, लेकिन ये थोड़े टाइम बाद आई थी, तो ये स्टेप वाइज फैशन में ऐड करेंगे, यानी कि एक इनपुट आई, स्टेप कैसे होती है कि एक स्ट्रेट लाइन आप कर लो, एक ऊपर जा रही है और फिर नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन आई है, तो आपकी जो पहली आई है उसने कर दी, फिर थोड़ा-सा बीच में एक रेस्टिंग पीरियड आ गया और फिर दूसरी वाली आएगी जी ठीक इनपुट। है, ओके। इस तरह से वो ऐड होंगी। थैंक यू। अच्छा जी, अब आपका है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके होते हैं जी एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ग्लूटामेट। अच्छा, ये नाम आपको पता होने चाहिए कि कौन से आपके एक्साइटेटरी हैं, कौन से इनहिबिटरी हैं। इनहिबिटरी सिर्फ 2 होते हैं, ग्लाइसिन और गाबा। ठीक है, इस तरह का एक एमसीक्यू आता भी है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, तो उनमें से अगर ग्लाइसिन या गाबा का ऑप्शन है तो आप वो चूज़ करोगे, क्योंकि सिर्फ ये 2 इनहिबिटरी हैं, बाकी सारी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। अच्छा, एसिटाइलकोलिन का तो हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से बन रही है, कैसे डिग्रेड हो रही है, और बहुत डिटेल में हमने स्टडी कर लिया। अब जो नॉरएपिनेफ्रिन है ना, वो आपकी नॉरएपिनेफ्रिन क्या होता है, बेसिकली नॉरएड्रेनालिन ही है जो आपके एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन जो कि आपको सिम्पैथेटिक इफेक्ट को एनहांस करती हैं। तो जो नॉरएपिनेफ्रिन है, वो सिंथेसाइज होती है नर्व टर्मिनल में, उसी तरह से जैसे एसिटाइलकोलिन सिंथेसाइज हो रही थी, और फिर रिलीज होती है साइनेप्स के अंदर, और फिर वो पोस्ट साइनेप्टिकली बाइंड करती है अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स के साथ। ये आगे हम काफ़ी डिटेल में ना सीवीएस में भी पढ़ेंगे, और वैसे भी हम पढ़ेंगे कि नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन के फंक्शंस वगैरह, बीटा रिसेप्टर्स पे बाइंड होके ये हार्ट की कंट्रैक्टिबिलिटी वगैरह को इंक्रीज करती है नॉरएपिनेफ्रिन। अच्छा, अब इसके रिमूव, जैसे वो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज से रिमूव हो रहा था ना, तो ये किस तरह से रिमूव होता है, मोनो अमीन ऑक्सीडेज एमएओ और सीओएमटी से। ये 2 एंजाइम्स हैं जो कि इसको रिमूव कर रहे होते हैं, जैसे उसको एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज कर रहा था। अच्छा, अब इसके मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, जैसे वो कोलिन जो है वो ब्रेक होके किसमें, एसिटाइल को ए और कोलिन में कन्वर्ट हो रहा था, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है ब्रेक होके, 3,4 डाइहाइड्रोक्सी मेंडेलिक एसिड डोमा, या फिर नॉरमेटेफ्रिन, या फिर 3 मेथॉक्सी 4 हाइड्रोक्सी मेट्रोक्सी 4 हाइड्रोमेंडेलिक एसिड, या विनाइल मेंडेलिक एसिड। ये सारे नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक दफा रीड किया हो, वैसे कभी इस तरह से पूछते नहीं है क्योंकि काफी वो है, डिफिकल्ट नाम है। अच्छा, ये पता होना चाहिए कि इन फियोसाइटोक्रोमा बेसिकली आपका क्या होता है कि एड्रिनल मेड्यूला जो होता है ना, उसका ट्यूमर होता है। तो एड्रिनल हम बाद में भी पढ़ेंगे, जो एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन है ना, वो आपका एड्रिनल मेड्यूला से रिलीज हो रहा होता है, जो आपका किडनी का बेसिकली पार्ट है, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो उसमें एड्रिनल मेडुला से आपके एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज हो रहे होते हैं। जो आपका ये है ना नॉर एपिनेफ्रिन, ये एड्रिनल मेडुला से रिलीज हो रहा होगा, इसी वजह से ये जो फियोसाइटोक्रोमा है ना, ये एड्रिनल मेडुला का ट्यूमर है जिसमें आपके ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे होंगे, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन दोनों। तो ये आपका साइन होता है फियोसाइटोक्रोमा का कि इसमें विनाइल मेंडेलिक एसिड इंक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि विनाइल मेंडेलिक एसिड इसका एक डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है ना, तो जस्ट इसका नाम याद कर लो कि आपकी फियोसाइटोक्रोमा में विनाइल मेंडेलिक एसिड, मतलब पेशेंट का जब हम यूरिन टेस्ट करवाएंगे ना, उसमें आपको विनाइल मेंडेलिक एसिड मिलता है फियोसाइटोक्रोमा में, ये इसका एक क्लिनिकल पॉइंट है। अच्छा, नेक्स्ट है जी आपका एपिनेफ्रीन। ये आपका ना बायोकेम में भी एमसीक्यू आता होता है, और यहाँ से भी हम याद कर लेते हैं कि एपिनेफ्रीन जो है वो नॉर एपिनेफ्रीन का इमीडिएट प्रिकर्सर है।
वो पूछते होते हैं एमसीक्यू में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। तो जो नॉरएपिनेफ्रिन है ना, वही आपका एपिनेफ्रिन बनाता है, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ, अच्छा, और ये किस एंजाइम से बन रहा होता है, ये भी एक क्वेश्चन है पास पेपर का। फिनाइल एथेनोल अमीन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज, पीएनएमटी, इससे ये बन रहा होता है। तो याद करने वाली बातें इसमें बस ये है कि आपको पता होना चाहिए नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो बीटा सेल्स पे अटैच होता है। नॉरएपिनेफ्रिन आपका डिग्रेड एमएओ और सीओएमटी से होता है, और फियोसाइटोक्रोमा में विनाइल मेंडेलिक एसिड यूरिन में पेशेंट के ज्यादा मिलेगा हमें। और इमीडिएट प्रिकर्सर नॉरएपिनेफ्रिन का एपिनेफ्रिन है, और एपिनेफ्रिन कौन से एंजाइम से बनता है, फिनाइल एथेनोलो अमीन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज, पीएनएमटी, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट है जी आपका डोपामीन। डोपामीन का भी आगे भी हम सीएनएस में भी पढ़ेंगे, फार्मा में भी पढ़ेंगे कि डोपामीन आपका जो है ना वो मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। आगे हम ना इसको एंडोक्राइनोलॉजी में भी डिटेल में देखेंगे कि ये कहाँ से रिलीज हो रहा है। ये आपके हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, आपके प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है, ठीक है, और ये भी मेटाबोलाइज इन्हीं दो चीजों से होता है, एमएओ और सीओएमटी से, ठीक है। हाँ। अच्छा, अब पार्किंसंस डिजीज जो है ना आपकी, उसमें बेसिकली डोपामीन कम हो जाता है, ठीक है। तो ये एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि आपके जो पार्किंसंस के पेशेंट होते हैं ना उनमें डोपामीन का इशू होता है, डोपामीन उनमें कम हो जाता है। एक एमसीक्यू फार्मा में भी हम आगे पढ़ेंगे कि जब आपका पार्किंसन का पेशेंट होगा तो आप उसमें कौन सी ड्रग देते हो, तो हम उसमें लीवोडोपा देते हैं, वो डोपामीन को एनहांस करती है, वो हम आगे देख लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपकी सिरोटिनिन। सिरोटिनिन जो है वो हाई कंसंट्रेशन में होती है आपकी ब्रेन स्टेम में, और ये ट्रिप्टोफैन से बनती है। अब ये याद करना है ट्रिप्टोफैन, तो मैंने इसको इससे याद किया था कि आपका फैन है ना, गर्मियों में फैन चलता है तो खुशी होती है, और सिरोटिनिन आपका हैप्पी हार्मोन है, तो इसलिए ये ट्रिप्टोफैन से बनेगा। अब ये देख लो, लेकिन ये याद करना है क्योंकि ये एमसीक्यू है आपका ना, कि सिरोटिनिन किससे बन रहा है। तो इस तरह से याद कर लो कि सेरोटोनिन आपका हैप्पी हार्मोन होता है, जब भी हम खुश होते हैं तो सेरोटोनिन रिलीज होता है। तो ट्रिप्टोफैन आपकी, फैन चलता है तो खुशी होती है, तो इसलिए आपका सेरोटोनिन जो है वो इससे बन रहा है, ट्रिप्टोफैन से, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका हिस्टामिन। हिस्टामिन इज फॉर्म फ्रॉम हिस्टडीन। ये तो इजी है कि आपका हिस्टामिन और हिस्टडीन दोनों मिलते जुलते हैं, तो ये इससे बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है इनहिबिटरी। इनहिबिटरी बस हमारे दो ही हैं, गाबा और ग्लाइसिन, ठीक है। इसमें बस नाम याद हो, बाकी ना भी हो तो खैर है, लेकिन चलिए देख लेते हैं। गाबा जो है वो आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि बता चुके हैं, इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ग्लूटामेट, ठीक है। अब गाबा किससे बन रहा है, आपका ग्लूटामेट से बन रहा है। हैज टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। इसमें ना दो रिसेप्टर्स होते हैं, गाबा ए, गाबा बी। इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि आगे भी हम पढ़ेंगे कि आपके जो है ना बेंजोडियाजेपिन्स होती हैं, वो गाबा को पोटेंशिएट करते हैं, मतलब वो आपकी इनहिबिटरी इनहिबिटरी इफेक्ट कर रही होती है ना, तो आपकी इसको करेगी। अच्छा, जो गाबा ए रिसेप्टर है ना वो क्लोराइड कंडक्टेंस को इंक्रीज करेगी आपकी। हमने शुरू में भी पढ़ा था, जो इनहिबिटरी होते हैं ना वो आपके क्लोराइड की कंडक्टेंस को इंक्रीज कर रहे होते हैं, एंड इज अ साइट ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडायजेपिन्स एंड बार्बिटूरेट्स। जब हम आगे फार्मा भी पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह हम उधर देखेंगे कि आपकी जो बेंजोडायजेपिन्स और बार्बिटूरेट्स जो ड्रग्स होती है ना, सिडेटिव्स वगैरह, वो आपकी गाबा ए रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट कर रही होती हैं, गाबा को पोटेंशिएट करती हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। और जो गाबा बी रिसेप्टर्स है ना वो पोटेशियम की कंडक्टेंस को इंक्रीज करेंगे। अच्छा, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन भी आपका उसी तरह इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इसमें कोई और इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। अच्छा, नाइट्रिक ऑक्साइड का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद करने वाला ये है कि ये किससे बनता है, ये आर्जिनिन से बनता है, ठीक है, ये भी आता होता है, ये भी पास पेपर का एमसीक्यू है। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके स्केलेटल मसल्स, ठीक है। अच्छा, अब स्केलेटल मसल्स जो है ना आपके, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है कि आपके ना बेसिकली मायोफाइब्रिल्स होते हैं, उनके अंदर ये मायोफिलामेंट्स होते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है ना, ये मायोफिलामेंट्स का स्ट्रक्चर है। इसमें आपका क्या होता है, एक थिक फिलामेंट होता है जिसको हम कहते हैं मायोसिन, ठीक है। ये भी एक एमसीक्यू आता है कि आपका थिक फिलामेंट इज मायोसिन, या फिर ये भी पता होना चाहिए कि थिक फिलामेंट में ना आपका ए बैंड होता है। ये याद करना है आपने कि थिक फिलामेंट आपका मायोसिन होता है, जो आपको ये रेड कलर से बोल्ड से शो किया हुआ है, और ये ए बैंड से कॉम्प्रोमाइज करता है।
और जो थिन फिलामेंट होते हैं ना आपके, वो होते हैं एक्टिन। ठीक है, ये थिन फिलामेंट्स हैं जो कि आई बैंड को डिनोट करते हैं, सॉरी। अच्छा, तो आपका हर मसल फाइबर जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसके अंदर आपके मायोफाइब्रिल्स होते हैं, ये जो अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, ये आपके मायोफाइब्रिल्स का स्ट्रक्चर है। पहले फाइबर होता है मसल का, फिर उसके अंदर छोटे यूनिट्स होते हैं जिनको कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। सराउंडेड बाय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड टी ट्यूब्यूल्स, ये आपका मसल का स्ट्रक्चर दूसरी डायग्राम में शो किया हुआ है, लेफ्ट साइड, राइट साइड वाली। तो उसमें आपके क्या है, टी ट्यूब्यूल्स होते हैं और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं मसल्स के अराउंड। अच्छा, थिक फिलामेंट इज प्रेजेंट इन ए बैंड, ये मैं बता चुकी हूँ कि आपके दरमियान में जो मायोसिन शो किया हुआ है ना, वो आपका ए बैंड होता है। ठीक है, इसमें मायोसिन होता है, और मायोसिन का स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए। मायोसिन बेसिकली इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसके हेड होता है, दो हेड्स होते हैं बेसिकली, और टेल होती है। ठीक है, और जो टेल होती है वो 6 पॉलीपेप्टाइड से बनी होती है। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं। हाँ, आपका जो मायोसिन है ना, ये 6 पॉलीपेप्टाइड चेन से इसकी टेल बनी हुई है, इंक्लूडिंग 1 पेयर ऑफ हैवी चेन एंड 2 पेयर ऑफ लाइट चेन, और 2 हेड्स होते हैं। ईच मायोसिन मॉलिक्यूल हैज 2 हेड्स अटैच्ड टू अ सिंगल टेल। ठीक है, और जो मायोसिन का हेड है ना, उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि आपकी मायोसिन का जो हेड है ना, वो जब एक्टिन से बाइंड करता है ना, तो हमारे मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन होती है। ये आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ये कर रहे होते हैं अटैच। ठीक है, अच्छा, अब ये एमसीक्यू आता है कि क्या चीज आपकी इन्वॉल्व होती है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में, तो उसका आंसर होता है मायोसिन। जो मायोसिन का हेड है ना, वो ऊपर रोटेट करता है और वो एक्टिन से बाइंड करता है। तो जब वो एक्टिन से बाइंड करता है तो उस टाइम पे क्रॉस ब्रिज बनता है। तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में आपका इन्वॉल्व क्या होता है, मायोसिन बेसिकली। ठीक है, क्योंकि उसी की मूवमेंट से बन रहा होता है ना क्रॉस ब्रिज। अच्छा, अब थिन फिलामेंट्स को देख लेते हैं। थिन फिलामेंट्स जो हैं आर एंकर्ड एट जी लाइंस, आर प्रेजेंट इन आई बैंड्स। ये भी हमने देखा कि ये आपके जो थिन फिलामेंट्स है ना, जो आपके साइड पे शो किए हुए मायोसिन के ऊपर, ठीक है, वो आपके आई बैंड्स होते हैं बेसिकली, और इनके दरमियान में जो लाइन है ना, उसको हम कहते हैं जी लाइन। जी लाइन ने उनको आपस में होल्ड किया होता है। ठीक है, अच्छा, troponin is the regulatory protein that permits cross bridge formation when it's bind to calcium। अच्छा, बेसिकली आपका ना, अब एक्टिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये एक्टिन है आपका। एक्टिन में आपकी 3 चीजें होती हैं, एक ट्रोपोनिन होता है, एक ट्रोपोमायोसिन होता है। ठीक है, ये 2 चीजें होती हैं। ठीक है, अब जो ट्रोपोनिन है ना, उसमें ये आपको 3 सर्कल्स नजर आ रहे हैं। इसमें 3 चीजें होती हैं ट्रोपोनिन में। एक होता है ट्रॉप टी, ट्रोपोनिन टी। एक होता है ट्रॉप ट्रॉप आई, ये ट्रोपोनिन आई। एक होता है ट्रॉप सी, ट्रोपोनिन सी। ठीक है, तो इन तीनों का हमने देखना है कि इन तीनों का फंक्शन क्या है बेसिकली। ठीक है, ट्रोपोनिन हो गया आपका और ट्रोपोमायोसिन हो गया, दोनों का देखेंगे अलग अलग। अब ट्रोपोनिन में 3 चीजें हैं, ट्रॉप टी, ट्रॉप आई और ट्रॉप सी। जो ट्रोपोनिन टी है ना, इसमें नाम से पता चल रहा है T4 ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, वो क्या करता है, ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच करता है। ये आपको नजर आ रहा है, ये ट्रोपोमायोसिन है ना, उसके ऊपर ट्रोपोनिन अटैच हुआ हुआ है। तो जो जिस चीज से वो अटैच हुआ हुआ है ना, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, वो आपका है ट्रॉप टी। ठीक है, अब 2 रह गए, ट्रॉप आई और ट्रॉप सी। जो ट्रॉप आई है, आई स्टैंड फॉर इनहिबिशन। ये क्या करेगा, एक्टिन और मायोसिन को कंबाइन नहीं होने देगा। मतलब ये ना एक्टिन के ऊपर, एक्टिन के हेड के ऊपर प्रेजेंट होता है और उसको कवर कर रहा होता है, उस जगह पे मायोसिन को लगने नहीं दे रहा होता। तो जब ये ट्रॉप आई हटेगा तो उसी टाइम पे हमारा वो बाइंड होगा एक्टिन और मायोसिन, और उसी टाइम पे मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तीसरा है ट्रॉप सी। सी स्टैंड फॉर कैल्शियम। इसमें क्या होगा कि कैल्शियम बाइंड करेगा, और जब कैल्शियम बाइंड करेगा ना, तो एक्टिन और मायोसिन आपके इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, जब इससे कैल्शियम बाइंड करता है ना, तो ये क्या करता है, आपका जो ट्रोपोमायोसिन था ना, यानी ट्रॉप टी था, उसको हटा देता है एक्टिन के ऊपर से। जब वो हटेगा तो मायोसिन उस जगह पे बाइंड कर देगा। तो बेसिकली हमने मायोसिन और एक्टिन का स्ट्रक्चर पढ़ा है। मायोसिन तो ईजी है, उसमें 2 हेड्स होते हैं जस्ट, और एक टेल होती है, और टेल में आपकी 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। अब जो एक्टिन है, उसमें आपके क्या है, 2 चीजें हैं, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन पे आगे आपकी फर्दर 3 चीजें आ जाती हैं, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी। जो ट्रोपोनिन आई है, आई स्टैंड फॉर इनहिबिशन, वो क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, एक्टिन और मायोसिन को बाइंड नहीं होने दे रहा। जो ट्रोपोनिन टी है, टी स्टैंड फॉर ट्रोपोमायोसिन, वो ट्रोपोनिन को ट्रोपोमायोसिन से बाइंड कर रहा है।
जो ट्रोपोनिन सी है वो आपका कैल्शियम, सी स्टैंड फॉर कैल्शियम, तो वो कैल्शियम से बाइंड करवाएगा और वो जो है वो एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग में हेल्प करेगा। अच्छा, अब टी ट्यूब्यूल्स जो आपके होते हैं वो अभी हमने देखे इस डायग्राम में। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये टी शेप से, ये आपके टी ट्यूब्यूल्स हैं जो पूरी मेम्ब्रेन के दरमियान से गुजर रहे हैं। तो ये जो है ये एक ट्यूबुलर नेटवर्क है, पूरा ट्यूब्यूल्स से होते हैं एंड ओपन टू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। और ये इनका काम क्या होता है कि जब आपकी आती है ना इसमें मसल्स में, जब भी आपकी स्टिमुलेशन आएगी तो ये जो होते हैं टी ट्यूब्यूल्स, ये डीपोलराइजेशन करते हैं जो सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना उसकी। जब इसकी डीपोलराइजेशन होगी ना तो इस टाइम पे क्या होगा, आपके इसमें ना रिसेप्टर्स होते हैं, डाईहाइड्रोपिरिडीन रिसेप्टर्स, इनका नाम याद करना है कि इसमें आपके डाईहाइड्रोपिरिडीन रिसेप्टर्स होंगे। जब उसके साथ बाइंड करता है तो टी ट्यूब्यूल्स डीपोलराइजेशन करवाता है, ठीक है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका क्या, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें पढ़ा था ना सेल में, इसी तरह मसल्स के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये भी उसी तरह ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है, इसमें कैल्शियम स्टोर हुआ होता है, ठीक है। और यहीं से कैल्शियम रिलीज होता है जब आपकी कपलिंग होनी होती है। हमें कैल्शियम चाहिए ना कपलिंग के लिए, कैल्शियम ने जाके बाइंड करना है ट्रोपोनिन सी के साथ। जब कैल्शियम उसके साथ बाइंड करेगा तो एक्टिन और मायोसिन अटैच हो जाएंगे। तो जो कैल्शियम आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। और ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और टी ट्यूब्यूल्स, ये मिलके एक अरेंजमेंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ट्राइएड, ठीक है। और मेम्ब्रेन्स कंटेन कैल्शियम एटीपीएस पंप, हमने शुरू में भी पढ़ा था कि आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम एटीपीएस पंप होगा जो कि कैल्शियम को इंट्रासेलुलरली ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा, ठीक है। कंटेन्स कैल्शियम बाउंड लूजी टू कैल्सी क्वेश्चन। हाँ, ये चीजें ना आपने जस्ट ये नाम याद होने चाहिए कि आपके इसमें स्केलेटल मसल में एक होता है कैल्सीक्वेस्ट्रिन, ठीक है, जो कि कैल्शियम रिलीज, और इसके चैनल्स जो होते हैं ना उनको कहते हैं राइनोडिन रिसेप्टर। बेसिकली आपका क्या है, मसल है ना आपका, ठीक है, एक मायोफिलामेंट्स हैं इसके अंदर, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट्स, ये तो समझ आ गई, ठीक है। अब आपका क्या है कि जब एक्टिन और मायोसिन, उनका स्ट्रक्चर हमने अलग अलग देख लिया, उन्होंने बाइंड होना है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ से आ रहा है आपका, ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और टी ट्यूब्यूल्स है ना, इनके रिसेप्टर्स होते हैं। टी ट्यूब्यूल्स के रिसेप्टर्स हैं डाईहाइड्रोपिरिडीन रिसेप्टर्स। उस पे जब आके बाइंड होगा तो वो जो है वो क्या करेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइनोडिन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे कि वहां से कैल्शियम रिलीज हो। जब वहां से कैल्शियम रिलीज होगा फिर वो जाके एक्टिन के जो आपका ट्रोपोनिन सी था उसके साथ अटैच करेंगे और मायोसिन की क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करवाएंगे। अच्छा, अब देख लेते हैं कि अब ये एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग कैसे होती है। ये मैं फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपके मसल फाइबर्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। हमने पहले न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ा ना, नर्व आई, नर्व से सिग्नल्स आए, उसने एसिटाइलकोलिन रिलीज किया और मसल पे लगाया। अब मसल्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। उसके बाद क्या होगा, इनवर्ट स्प्रेड ऑफ डीपोलराइजेशन अलोंग टी ट्यूब्यूल्स। फिर हमने पढ़ा कि आपके जो टी ट्यूब्यूल्स के रिसेप्टर हैं, डायहाइड्रोपिरिडीन रिसेप्टर्स, उनके साथ वो जब बाइंड हुआ तो उसने क्या किया, डीपोलराइजेशन की टी ट्यूब्यूल्स की। जब डीपोलराइजेशन टी ट्यूब्यूल्स की हुई ना तो उधर से क्या होगा, रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द टर्मिनल सिस्टर्न्स ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमने कहा ना कैल्शियम चैनल्स होते हैं या कैल्शियम पंप्स होते हैं, वो कैल्शियम को रिलीज करेंगे और एंड डिफ्यूजन टू द थिक एंड थिन फिलामेंट्स। थिक एंड थिन फिलामेंट्स क्या है आपके, एक्टिन और मायोसिन, इसके अंदर कैल्शियम चला जाएगा। बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम टू ट्रोपोनिन सी, फिर आपका जो कैल्शियम है वो आपके एक्टिन के ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करेगा और जैसे ही वो बाइंड करेगा तो क्या आपका होगा, मायोसिन कवरिंग बाइंडिंग साइट्स जो होंगी वो एक्टिन पे एक्सपोज हो जाएंगी। यानी कि जो आपका ट्रोपोनिन आई था ना जो इनहिबिट कर रहा था उनकी बाइंडिंग को, वो डिटैच हो जाएगा और वो उधर से ना जो आपकी एक्टिन की साइट है एक्सपोज हो जाएगी जहां से मायोसिन बाइंड कर सकेगा। जब मायोसिन बाइंड करेगा एक्टिन से तो क्या होगा आपका, उस टाइम पे क्रॉस ब्रिज बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस थ्योरी में भी ये लिखा है। आगे है जी क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। अच्छा, क्रॉस ब्रिज आपका बन गया। अभी हमने जो बताया है कि आपका पहले मायोसिन और एक्टिन अलग अलग थे। ये ब्लू में आपका एक्टिन शो किया हुआ है और ये जो आपका पिंक में शो किया हुआ है ना, ये मायोसिन का हेड है, ठीक है। अभी आपका क्या हुआ कि ये पहले अलग अलग हैं,
ठीक है। अब आपका क्या होगा, जब वो एक्सपोज होगी एक्टिन की साइड से अटैच हो गए, जब ये अटैच हो गया आपका क्रॉस ब्रिज बन गया। जब क्रॉस ब्रिज बनता है ना, तो उसको डिटैच करने के लिए हमें एटीपी रिक्वायर होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि रिगर मोर्टिस में बेसिकली आपका एटीपी नहीं होता, जिसकी वजह से मसल्स जो हैं वो परमानेंट कंट्रैक्शन स्टेट में चले जाते हैं। तो इनको डिटैच करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, हमें एटीपी चाहिए। जब एटीपी आएगा तो ये डिटैच होंगे, फिर ये किसी और साइड पे जाके अटैच होंगे। फिर उसके बाद ये इस तरह स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल इसका चलता है। यहाँ से एक दफा रीड कर लेते हैं। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में आपका क्या है, एट फर्स्ट नो एटीपी इज बाउंड टू मायोसिन। शुरू शुरू में मायोसिन और एक्टिन आपस में बाइंड हुए हैं, उस टाइम पे एटीपी नहीं है वहां पर। तो मायोसिन इज टाइटली अटैच्ड टू एक्टिन, उस टाइम पे वो डिटैच नहीं होगा। इन द एब्सेंस ऑफ एटीपी दिस स्टेट इज परमानेंट, दैट इज ट्रिगर। ये हमने अभी भी बताया मैंने कि आपके अगर एटीपी नहीं होगा ना तो रिगर मोर्टिस हो जाएगा, कि वो डिटैच नहीं हो पाएंगे। ATP then binds to myosin, producing a conformational change in myosin that causes myosin to be released in actin. अभी हमने देखा कि जब ATP bind करेगा ना, तो वो मायोसिन और एक्टिन को डिटैच कर देगा। वो कैसे करेगा कि आपका वहां पर ADP जनरेट होगा, वो जब डिटैच होगा तो फिर मायोसिन दोबारा से एक नई साइड पे अटैच होगा, और फिर आपका वहां से ADP रिलीज होगा। फिर उसके बाद इसी तरह साइकिल रिपीट होता जाएगा, वो नई साइड पे अटैच होगा और फिर आपका एटीपी दोबारा से आएगा, वो नई फिर दोबारा नई साइड पे अटैच होगा मायोसिन। वो तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक कि जो कैल्शियम है ना वो आपके ट्रॉप सी से लगा हुआ है, ट्रोपोनिन सी से लगा हुआ है। जब वो कैल्शियम डिटैच होगा ना तो उस टाइम पे ये मसल की रिलैक्सेशन होगी। Each cross-bridge cycle walks myosin further along the actin filaments. Relaxation occurs when calcium is reaccumulated by sarcoplasmic reticulum calcium ATPase. कैल्शियम दोबारा से वापस अंदर कैसे जाएगा, कैल्शियम एटीपीएस चैनल्स के थ्रू, जो कि हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। अच्छा, टेटनस में बेसिकली आपका क्या होता है कि आपका एक सिंगल एक्शन पोटेंशियल आती है और वो क्या करती है, कैल्शियम रिलीज करती है और एक सिंगल ट्विच प्रोड्यूस हो जाता है। मतलब आपका कैल्शियम रिलीज हुआ, कैल्शियम अटैच हुआ, मायोसिन एक्टिन अटैच हुआ, आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है। अगर वो मसल बार बार स्टिमुलेट हो रही है ना, मतलब कि आपका वो कैल्शियम दोबारा से अंदर नहीं जा पा रहा, कैल्शियम रिलैक्स नहीं कर पा रहा, तो वो बार बार स्टिमुलेट होगा और बार बार ट्विच प्रोड्यूस होगा मसल में। तो आपका देयर इज अ क्यूमुलेटिव इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम एक्सटेंडिंग टाइम फॉर क्रॉस ब्रिज साइकिल। टेटनस में बेसिकली आपका होता क्या है कि आपने देखा होंगे टेटनस वाले पेशेंट, उनमें ना कैल्शियम कम हो जाता है। ठीक है, उनमें जब कैल्शियम इंट्रासेलुलरली कम हो रहा है ना, तो उनमें आपकी ये जो एक्टिन और मायोसिन है ये बाइंड रह जाते हैं और ये ना इस तरह बार बार मसल की कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। इसी वजह से उनमें मतलब उनके मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं और उनमें बहुत ज्यादा फ्लेसिड मसल्स जो होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्चर ज्यादा कर रहे होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके स्मूथ मसल्स। ये स्केलेटल मसल्स की हमने बात कर ली। अब स्मूथ मसल्स में ना 3 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं आपके सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स, एक होते हैं मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स, एक है मिक्स स्मूथ मसल्स। जो आपके सिंगल यूनिट होते हैं ना, उसका मतलब है कि वो सिंगल है, मतलब कि अलग अलग बिहेव करते हैं एज अ मोटे यूनिट। एक साथ नहीं वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता, उनका हर जो पार्ट है ना, हर फाइबर जो है वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। ये कहाँ कहाँ होते हैं, आपके आइरिस में जो आई का मसल है आपका, उसके अलावा सिलरी मसल ऑफ द लेंस, लेंस का जो सिलरी मसल्स है, और वॉस डेफरेंस का मसल। मतलब ये छोटे जो मसल्स होते हैं जैसे आइरिस, सिलरी मसल, वॉस डेफरेंस इधर होंगे और ये सेपरेट यूनिट्स के तौर पे बिहेव करते हैं। हैज लिटिल एंड नो इलेक्ट्रिकल कपलिंग बिटवीन द सेल्स, मतलब आपस में इनका ताल्लुक नहीं होता। जो मल्टी यूनिट है ना वो एक यूनिट के तौर पे बिहेव कर रहे हैं, जो सिंगल यूनिट है वो अलग अलग बिहेव कर रहे हैं। तो इनका आपस में इलेक्ट्रिकल कपलिंग नहीं है और ये डेंसली इनर्वेटेड होते हैं। कॉन्ट्रेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरल इनर्वेशन। आगे भी हम देखेंगे ये जो मसल्स है ना, आपके आई के मसल्स और ये मसल्स, ये आपके ज्यादातर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा होता है। जो मल्टी यूनिट है ना, अभी नाम से पता चला है ये मल्टी यूनिट है। ये एज अ सिंगल यूनिट, मतलब ये एज अ पूरा एक के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक पूरे मसल ना एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा जितने भी फाइबर्स है। ये मोस्ट कॉमन टाइप है, हमारी बॉडी में अक्सर जगह यही वाले मसल्स होते हैं। ये यूट्रस में होगा, हमारा जीआईटी में होगा। जीआईटी में स्टमक है वो एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इंटेस्टाइन है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यूट्रस पूरा
एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूरेटर है और ब्लैडर है। स्पॉन्टेनियसली एक्टिव एंड एग्जिबिट पेसमेकर एक्टिविटी विच इज मॉड्यूलेटेड बाय हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ये जो है ये ज्यादा हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर से कंट्रोल हो रहा होता है, ठीक है। हैज अ हाई डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिकल कपलिंग बिटवीन द सेल, उसमें कोई इलेक्ट्रिकल लिंक नहीं था सेल्स के दरमियान, इसमें इलेक्ट्रिकल कपलिंग है। देयरफॉर परमिट कोऑर्डिनेटेड कंट्रैक्शन ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन की कंट्रैक्शन एज अ होल होगी इसमें। और मिक्स्ड में क्या होता है कि दोनों तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, सिंगल भी और मल्टी भी। अच्छा, नीचे ना एक एमसीक्यू आपका आता होता है, पेरिसाइट्स प्रोवाइड सपोर्ट टू स्मूथ मसल्स बाय विच स्ट्रक्चर्स ब्लड वेसल्स। बेसिकली आपके जो पेरिसाइट्स होते हैं ना, आपके छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ब्लड वेसल्स के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट जगह के ब्लड वेसल्स के अराउंड। फॉर एग्जांपल आपके आई की जो वेसल्स हैं उनके अराउंड पेरिसाइट्स होंगे, तो वो ये स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन को कंट्रोल करते हैं, पेरिसाइट्स। ओके जी, अब स्मूथ मसल में एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग कैसे होती है? जैसे स्केलेटन मसल में हमने क्या पढ़ा था कि आपका एक्शन पोटेंशियल आया, उसने क्या किया, आपका कैल्शियम वहां से रिलीज किया, डिपोलराइजेशन की, टी ट्यूब्यूल्स की, टी ट्यूब्यूल्स ने क्या किया, कैल्शियम रिलीज करवाया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जब कैल्शियम ड्रॉप सी के साथ बाइंड हुआ, मायोसिन एक्टिन साथ अटैच हो गया और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुई। अब स्मूथ मसल्स में आपका क्या होता है, उसमें भी कैल्शियम ही रिलीज होता है, लेकिन उससे उसमें कहा था टी ट्यूब्यूल्स से, उसके थ्रू हो रहा था। इसमें क्या होता है कि इसमें 3 मैकेनिज्म्स होते हैं जिनसे कैल्शियम रिलीज हो सकता है। या तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, उनसे होगा, या लिगेंड गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं, उनसे भी हो सकता है, या IP3DAG सिस्टम के थ्रू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देयर इज नो ट्रोपोनिन, इसमें ना ट्रोपोनिन नहीं होता। इंस्टेड कैल्शियम रेगुलेट्स मायोसिन ऑन द थिक फिलामेंट्स, जो कैल्शियम है वो थिक फिलामेंट्स में रेगुलेट करता है, मतलब जैसे उसमें ट्रोपोनिन सी था ना, उसके साथ बाइंड होता है, इसमें कैल्शियम डायरेक्टली जाएगा और कैल्शियम इंक्रीज होगा तो उस टाइम पे कैल्शियम कैलमोडिलिन कॉम्प्लेक्स बनता है, इसमें उसकी जगह होता है कैलमोडिलिन, एक प्रोटीन होता है। Depolarization of the cell membrane opens voltage-gated calcium channels and calcium flows into the cell down its electrochemical gradients. जब depolarization की लेयर आई ना आपकी, तो उस टाइम पे क्या हुआ, उसमें भी यही हो रहा था, depolarization हो रही थी टी ट्यूब्यूल्स की, उसने क्या किया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज किया। इसमें भी क्या है कि सेल मेम्ब्रेन की डिपोलराइजेशन हुई, आपके कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए, कैल्शियम जो है वो इंट्रासेलुलरली इंक्रीज हुआ जैसे उसमें था। अब इसमें इस मैकेनिज्म के अलावा और भी 2 मैकेनिज्म से कैल्शियम रिलीज हो सकता है। उनमें से एक ये है कि या तो हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो ओपन करते हैं लिगेंड गेटेड कैल्शियम चैनल्स को, जिसकी वजह से कैल्शियम एंटर करेगा सेल के अंदर, कॉजिंग रिलीज ऑफ मोर कैल्शियम, कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज होगा। ये भी पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल होगी आपकी कि कैल्शियम रिलीज हुआ लिगेंड गेटेड चैनल से और वो मजीद कैल्शियम को रिलीज करवाएगा, कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज इसको कहते हैं, from sarcoplasmic reticulum in a process called calcium-induced calcium release. Hormones and neurotransmitter also directly release calcium from sarcoplasmic reticulum through IP3DAG system. ये भी थर्ड सिस्टम है आपका, मतलब 3 तरह से है। आप ना जस्ट फ्लो चार्ट भी कर लो तो काफी है, इसमें से क्वेश्चन इतने आते नहीं है। आपका क्या है कि या तो कैल्शियम चैनल डायरेक्टली ओपन हुआ उस तरह से डिपोलराइजेशन के थ्रू, या आपका क्या हुआ, हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स ने ओपन किया, या फिर आपका IP3DAG सिस्टम है उसके थ्रू ओपन हुआ। अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए कि इंट्रासेलुलर कैल्शियम हमने इंक्रीज करना है, वो हो गया। अब जैसे उधर कैल्शियम क्या कर रहा था, इंक्रीज हो के ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड हो रहा था ना, यहाँ पर बाइंड होता है कैलमोडिलिन के साथ, ठीक है। आपका इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज हुआ, कैल्शियम बाइंड्स टू कैलमोडिलिन, इधर कैलमोडिलिन के साथ बाइंड हुआ, द कैल्शियम कैलमोडिलिन कॉम्प्लेक्स बाइंड टू एंड एक्टिवेट मायोसिन लाइट चेन काइनेज। इसने क्या किया कि मायोसिन लाइट चेन काइनेज को इंक्रीज किया, उसकी फॉस्फोराइलेशन हुई, जिसकी वजह से मायोसिन में एटीपीएस बढ़ा और फिर मायोसिन ने एटीपी के थ्रू क्रॉस ब्रिज बनाया एक्टिन के साथ। When activated, myosin light chain kinase phosphorylates myosin, allowing it to bind to actin, thus initiating cross bridge cycling. इसमें भी उसी तरह एक्टिन और मायोसिन फिर बाइंड कर देंगे, क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग होगी। डिफरेंस जस्ट यहाँ पर है कि कैल्शियम की रिलीज के वहां जस्ट एक मैकेनिज्म था कि डिपोलराइजेशन आ रही थी और कैल्शियम रिलीज हो गया था।
और यहाँ पे क्या है, 3 मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है। एक तो ये कैल्शियम के रिलीज में डिफरेंस हो गया, दूसरा क्या है, उधर कैल्शियम रिलीज होके बाइंड होता था ट्रोपोनिन सी के साथ, इधर कैलमोडेलिन के साथ बाइंड होगा, ठीक है। करना दोनों ने यही है कि जब वो बाइंड होता था ट्रोपोनिन सी के साथ, तो वो क्या करता था, उसको एक्टिन और मायोसिन को अटैच करवा देता था, क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग करा देता था। इसने भी करवाना है, एक्टिन मायोसिन को अटैच है, और वो किसके थ्रू करवाएगा, मायोसिन लाइट चेन काइनेज को एक्टिवेट करके। चलिए, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शंस। अब मसल्स में ना दो तरह की कॉन्ट्रेक्शंस होती हैं, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक। आइसोमेट्रिक में आपका क्या है कि मसल्स की लेंथ चेंज नहीं होगी, लेकिन टेंशन चेंज होगी। अब इसको मैंने इस तरह याद किया था कि आइसो मीन्स सेम, मीट्रिक मीन्स सेम मीटर्स, मतलब आपकी लेंथ सेम रह रही है, इसमें सिर्फ टेंशन चेंज हो रही है, ठीक है। आइसो सेम, मीटर्स मीन लेंथ, लेंथ इसमें सेम रह रही है, टेंशन चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक मसल है, ठीक है, तो उसको जब आपने स्ट्रेच किया ना, तो उसकी लेंथ सेम रहेगी, लेकिन उसकी टेंशन में फर्क आएगा। और आइसोटोनिक कंट्रैक्शन ये होगी कि आपकी जो टेंशन है वो चेंज नहीं कर रही, लेकिन इसमें लेंथ चेंज होगी, मतलब टोन सेम रहेगी। आइसो मीन्स सेम, टोनिक मीन्स टोन, तो सेम रहेगी टेंशन और उसमें लेंथ चेंज होगी। अच्छा, ये मसल्स का एक कंपैरिजन है कि आपका जो स्केलेटल मसल्स है ना, वो स्ट्राइटेड होते हैं। स्ट्राइटेड अपीयरेंस उनकी क्यों होती है, क्योंकि हमने अभी देखा कि मायोसिन आपका डार्क होता है, ए बैंड होता है उसमें, और जो एक्टिन होता है वो आपका लाइट होता है, ठीक है, जो आई बैंड को शो कर रहा था। तो इसलिए इसमें स्ट्राइएशंस आती हैं, स्ट्राइटेड अपीयरेंस होती है। जबकि जो स्मूथ मसल्स है ना, वो आपके नॉन स्ट्राइटेड होते हैं, उनमें कोई इस तरह की अपीयरेंस नहीं होती, सार्कोमियर नहीं होता, तो इस वजह से उसमें नॉन स्ट्राइटेड होते हैं वो। और जो कार्डियक मसल्स आगे हम सीवीएस में भी देखेंगे, वो भी आपके स्ट्राइटेड मसल्स की एग्जाम्पल हैं। इसी तरह जो स्केलेटल मसल्स हैं वो आपके वोलेंट्री हैं। हमारी स्केलेटल मसल हमारे कंट्रोल में है ना, कि हम जैसे चाहें उनको मूव कर सकते हैं। जबकि जो हमारी बॉडी की स्मूथ मसल्स हैं, जैसे कि जीआईटी के मसल्स, आइरिस के मसल और डिफरेंट यूट्रस के मसल, वो इनवोलेंट्री कंट्रोल है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कार्डियक मसल्स भी इसी तरह इनवोलेंट्री हैं, कि बॉडी ही उसको कंट्रोल कर रही है डिफरेंट मैकेनिज्म से। स्केलेटल मसल्स में इंटरकेलेटेड डिस्क नहीं होती, स्मूथ मसल्स में भी नहीं होती, सिर्फ कार्डियक मसल्स में इंटरकेलेटेड डिस्क प्रेजेंट होगी। इसको हम आगे उसमें सीवीएस में भी डिटेल में पढ़ेंगे कि इंटरकेलेटेड डिस्क क्या होती है और ये क्यों होती है कार्डियक मसल्स में। कार्डियक हमने इसी वजह से यहाँ डिस्कस नहीं किया कि कार्डियक हम आगे उधर स्टडी करेंगे इंशाल्लाह सीवीएस में। अच्छा, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनकी रैपिड कंट्रैक्शन होती हैं, जबकि जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो स्लोली कंट्रैक्ट करते हैं, और कार्डियक की भी रैपिड कंट्रैक्शंस होती हैं। और जो आपके स्केलेटल मसल, ये याद करना है कि स्केलेटल मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, बाकी दोनों आपके यूनि न्यूक्लिएटेड हैं, ठीक है। और ये एक एमसीक्यू आता होता है कि आपका स्मूथ मसल्स के बारे में आता होता है कि स्मूथ मसल्स के बारे में क्या ट्रू है, तो उसमें ये यूनि न्यूक्लिएटेड वाला आंसर होता है कि यूनि न्यूक्लिएटेड है। अच्छा, जो स्केलेटल मसल्स है उसमें आपका ट्रोपोनिन सी है, जो कि हमने देखा था, और इसमें कैल्शियम ट्रोपोनिन सी कॉम्प्लेक्स बन रहा था। जबकि जो स्मूथ मसल्स है उसमें कैल्शियम कलमोडिलिन कॉम्प्लेक्स बनता है, और जो आपका कार्डियक है ना, उसमें भी कैल्शियम ट्रोप सी कॉम्प्लेक्स बनता है। स्केलेटल मसल्स में आपकी टी ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो अभी हमने देखे थे, टी ट्यूब्यूल्स थे और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। जबकि जो आपके स्मूथ मसल्स है ना, वो बिल्कुल नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं, उसके अंदर टी ट्यूब्यूल्स या स्ट्राइएशंस नहीं होती। और जो कार्डियक मसल्स हैं उनके उनमें भी टी ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये भी एक एमसीक्यू आता होता है, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन कार्डियक एंड स्केलेटल मसल, तो वो क्या है कि दोनों में टी ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। एक्टिन एंड मायोसिन फॉर्म सार्कोमियर। अब इसमें सार्कोमियर बन रहा है एक्टिन और मायोसिन से। सार्कोमियर क्या है, बेसिकली आपके जो दरमियान वाला स्ट्रक्चर था ना, जो दो जी लाइंस के दरमियान, ये आपकी एक जी डिस्क है इस साइड पे आई बैंड के दरमियान, ये आपकी दूसरी जी डिस्क है दूसरे आई बैंड के दरमियान। तो इनके दरमियान का जितना भी ये स्ट्रक्चर है ना, इस पूरे को मिला के कहते हैं सार्कोमियर, ठीक है जी। तो इसमें आपका सार्कोमियर होता है, जबकि स्मूथ मसल में सार्कोमियर नहीं होता, कार्डियक में भी सार्कोमियर होता है। तो काफी ज्यादा सिमिलरिटी है स्केलेटल और कार्डियक के दरमियान, कि इसमें टी ट्यूब्यूल्स भी मिलते हैं, इनमें सार्कोमियर भी दोनों में होता है, और ये दोनों स्ट्राइटेड भी हैं, ठीक है। डिफरेंस इनका क्या है कि कार्डियक में यूनिन्यूक्लिएटेड है, जबकि आपके स्केलेटल में मल्टी न्यूक्लिएटेड है।
और स्मूथ और इन दोनों के स्केलेटल मसल के दरमियान क्या डिफरेंस है कि उसमें ट्रोपोनिन सी जाके उसके साथ कंबाइन हो रहा था कैल्शियम के साथ, और उसमें कैल्शियम कैलमोडिलिन कंबाइन हो रहा होता है। अच्छा, इस टॉपिक में से जिस तरह के एमसीक्यूज आते हैं वो यही हैं। कभी देखा नहीं कि स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल या उनमें से कोई आए हों, बहुत रेयर कभी आए हों तो आए हों। इसमें ना ज्यादा इस डिफरेंस में से एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक पूछते हैं, स्केलेटल मसल्स आर इनर्वेटेड बाय सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये भी आगे हम सीएनएस में जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका स्केलेटल मसल्स जो होते हैं ना, उनकी बेली इज फ्रेशी थ्रू आउट द लेंथ, ठीक है। अगर आप स्केलेटल मसल की कोई पिक्चर भी निकाल के देखो तो उसमें क्या होते हैं कि उनकी बेली जो है वो फ्लैशी होती है, और जो साइड से टेंडन्स या लिगामेंट्स होते हैं ना, वो जगह बहुत मतलब छोटी सी होती है, और उसमें क्या होंगे, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं स्केलेटल मसल्स आपके। तो इस तरह से पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्केलेटल मसल्स, तो बाकी 2-3 ऑप्शन रॉन्ग होते हैं और एक ऑप्शन इस तरह का होता है, तो वो आपने ठीक करना होता है। नेक्स्ट है जी, स्मूथ मसल्स सस्टेन्ड एंड स्लो कंट्रैक्शन। अभी हमने पढ़ा कि स्केलेटल मसल्स और कार्डियक में वो रैपिड कंट्रैक्शंस होंगी, जो स्मूथ मसल्स में है ना आपकी स्लो कंट्रैक्शंस होती हैं। सिमिलैरिटी बिटवीन कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स, टी ट्यूब्यूज या ट्रांसवर्स ट्यूब्यूज दोनों में होते हैं, और स्ट्राइएशंस भी दोनों में होती हैं। मेजर डिफरेंस बिटवीन कार्डियक और स्मूथ मसल्स का क्या है? नेचर ऑफ कंट्रेक्टाइल प्रोटीन। बेसिकली आपका जो स्मूथ मसल है उसमें आपका कैलमोडिलिन कॉम्प्लेक्स बनता है, और जो आपका कार्डियक या स्केलेटल मसल है उसमें ट्रोपोनिन सी के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये इन दोनों के कॉन्ट्रेक्शन में थोड़ा ये फर्क होता है। सोर्स ऑफ एनर्जी इन द कार्डियक मसल इज फैटी एसिड। जो आपके कार्डियक मसल्स होते हैं ना, वो आपकी फैटी एसिड्स को यूज करते हैं। ये हम आगे बायोकेम में भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और सीबीएस में भी, कि एनर्जी के लिए कौन कौन सी चीजें यूज हो रही होती हैं। कार्डियक मसल्स कैन नॉट बी टेटेनाइज बिकॉज ऑफ लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड। अब कल जब हमने पढ़ा था, हमने उसमें देखा था कि आपके कार्डियक मसल्स में एक वो बन रहा था, आपका प्लेटू फेस बन रहा था, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड है, इस वजह से इसकी टेटिनी नहीं हो सकती, क्योंकि ये एकदम से आपका डीपोलराइज होके रिपोलराइज नहीं हो रहा कार्डियक मसल, ये बीच में एक प्लेटू बना रहा है जिसमें काफी टाइम के लिए ये आपका डीपोलराइज स्टेट पे ही रह रहा है। तो इस वजह से इसकी टेटिनी नहीं होती, ये थकता नहीं है कभी भी। कार्डियक मसल सारा टाइम कॉन्ट्रेक्शन करता रहता है, और ये कभी भी मतलब स्टॉप नहीं करता। डियाज़ेपैम एक्ट्स एज इंटरनेशनल न्यूरॉन्स, ये आगे हम फार्मा में भी पढ़ेंगे। जो आपकी ड्रग है डियाज़ेपैम, जो कि आपकी तो ये आपकी एक्ट करती है इंटरनेशनल न्यूरॉन्स पे। अच्छा, अब जो सेल साइकिल है ना आपका, ये वैसे तो ये आपका एक तरह से एमब्रियो का टॉपिक हो जाता है, लेकिन क्योंकि जब आप लोग अब स्टडी करोगे सेल वाला चैप्टर, तो उसमें ना उन्होंने एसके में यहीं पर लिखा हुआ है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर ऐड कर दिया। अच्छा, सेल साइकिल के ना आपके डिफरेंट फेजेस होते हैं। एक जी नॉट फेज होता है, एक जी1 फेज होता है, एक एस फेज होता है, एक जी2, एक एम फेज। याद करने वाली बातें इसमें क्या है, जी नॉट फेज क्या होता है? रेस्टिंग फेज, जिसमें सेल एक रेस्टिंग स्टेट पे चला जाता है, वहां पे डिवाइड नहीं कर सकता। तो जितने भी आपके सेल्स हैं वो परमानेंट जी नॉट फेज में कौन कौन से चले जाएंगे? जो परमानेंट सेल्स हैं आपके, जो हमने पढ़ा था कि स्केलेटल मसल्स है उसमें न्यूरॉन्स हैं, आरबीसीज हैं और मायोकार्डियल सेल्स हैं। ये 4 जो सेल्स हैं ना, ये एक दफा रेस्टिंग फेज में चले जाएं तो परमानेंटली वहां पर चले जाते हैं। इस तरह का भी एक एमसीक्यू आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गोज परमानेंटली इनटू जी नॉट फेज? स्केलेटल मसल्स, क्योंकि ये फिर रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, ये फिर डिवाइड नहीं करते एक दफा के बाद, ठीक है। अच्छा जी, जी1 फेज जो है वो आपका लॉन्गेस्ट है, आपने इनकी टाइम पीरियड्स याद करने हैं कि जी1 जो है वो आपका सबसे लंबा है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा होता है, आपके आरएनए, प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस हो रही होती है। जो एस फेज है उसमें आपका डीएनए सिंथेसाइज हो रहा होगा। अच्छा, ये याद करना है कि जो आपकी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है ना, वो आपकी एस फेज को अफेक्ट करती हैं। मतलब जो आपकी ड्रग्स है ना, वो आपकी सिंथेसिस फेज को अफेक्ट करेंगी, डीएनए की सिंथेसिस को अफेक्ट करेंगी। और जो जी2 फेज है ना आपका, वो एटीपी सिंथेसिस कर रहा होता है, और ये 3 आवर्स का होता है। एम फेज शॉर्टेस्ट फेज है। दो याद करने वाली बातें, जी1 फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज, एम फेज इज द शॉर्टेस्ट फेज, माइटोटिक फेज, ठीक है। और जो आपका सेंसिटिव टू रेडियोथेरेपी होता है वो भी आपका एम फेज है।
ठीक है। तो याद रखने वाली बातें इसमें ये हैं कि जी नॉट फेज आपका क्या रेस्टिंग फेज है या परमानेंटली जो रेस्ट में चले जाते हैं सेल्स, वो कौन कौन से हैं? स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, न्यूरॉन्स और आपके आरबीसीज। G1 फेज क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, जस्ट ये याद करना है। एस फेज जो है वो आपका क्या करता है? डीएनए को सिंथेसाइज करता है। और जो आपकी ड्रग्स है ना, ये आता होता है एमसीक्यू कि साइटोटॉक्सिक ड्रग्स कौन से फेज को अफेक्ट करती हैं, तो वो आपका एस फेज होगा। इसी तरह एक और आता है कि रेडियोथेरेपी कौन से फेज को अफेक्ट करती है, तो वो एम फेज। क्योंकि देखें रेडियोथेरेपी हम क्यों करते हैं? क्योंकि आपका कैंसर होता है, कैंसर में क्या होता है? डिवीजन बहुत मल्टीपल हो रही है, तो एम फेज सेल डिवीजन करवाते हैं ना, सेल को डिवाइड करवाता है। तो एम फेज को ही अफेक्ट टारगेट करेगी हमारी रेडियोथेरेपी, जबकि जो ड्रग्स हैं वो हमारे डीएनए वगैरह को ज्यादा टारगेट करते हैं, तो वो एस फेज को करेंगे। अच्छा, जो एम फेज है ना उसमें भी आगे फर्दर फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। प्रोफेज में सबको पता है कि क्या होता है कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है और कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन होती है और क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, क्रोमोसोम्स हमें नजर आने लग जाते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होता है इस फेज में। अब जो इम्पोर्टेंट बात है जो आती है इसमें से वो ये है क्रोमोसोम्स विजिबल इन प्रोफेज। हमें क्रोमोसोम्स कौन से फेज में नजर आएंगे? प्रोफेज में, क्योंकि इसमें ही ना क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स बनते हैं, तो इसमें हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। मेटाफेज में आपका क्या होता है? क्रोमोसोम जो है वो अलाइन करना शुरू हो जाते हैं प्लेट पे, मेटाफेज प्लेट पे। और ये भी एमसीक्यू आता होता है कि क्रोमोसोम्स को आप कौन सी स्टेज पे बेस्ट स्टडी कर सकते हो? देख किस में सकते हो? प्रोफेज में। स्टडी किस में कर सकते हो? मेटाफेज में। एनाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम अलाइन हुए हैं ना वो ऑपोजिट प्लेट्स पे मूव करने लग जाएंगे। टीलोफेज में आपका क्या होगा कि क्रोमेटिन दोबारा से बनेगा और न्यूक्लियोलस दोबारा से रीअपीयर होना शुरू हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस में आपके जो हैं सेल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो याद करने वाले पॉइंट जस्ट यही दो आते हैं कि क्रोमोसोम कौन से फेज में नजर आएगा? वो प्रोफेज में नजर आएगा। और कहाँ पर आपको क्रोमोसोम को स्टडी कर सकते हैं? वो मेटाफेज है आपका। बार बॉडीज आपकी क्या होती हैं? ये आगे पैथो में भी हम करेंगे कि बार बॉडीज ना बेसिकली आपका फॉर एग्जांपल अच्छा, फीमेल में आपका क्या होता है? एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल में एक्स वाई, ठीक है। दोनों में एक एक एक्स आर है, ठीक है। तो जो वो एक एक एक्स है ना वो तो नॉर्मल मतलब है, ठीक है। जो उसके अलावा एक्स्ट्रा एक्स होता है ना उसको हम कहते हैं बार बॉडी। जो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है ना जो फीमेल में है बेसिकली उसको कहेंगे बार बॉडी। ये हेट्रोक्रोमेटिन है। एब्सेंट इन टर्नर सिंड्रोम, आगे हम जब पढ़ेंगे ना टर्नर सिंड्रोम तो हम देखेंगे जो टर्नर सिंड्रोम का पेशेंट होता है उसमें एक्स नॉड होता है बेसिकली, ठीक है। उसका मतलब अपीयरेंस तो उसमें जो है एक एक्स तो है, मतलब वो फीमेल वाला एक्स तो है, लेकिन जो दूसरा एक्स नहीं है ना वो उसकी बार बॉडी मिसिंग होती है। अब जैसे ये एक्स एक्स दिया हुआ है ना इसमें क्या है? वन बार बॉडी है। मैंने कहा एक एक्स क्रोमोसोम तो फीमेल का हो गया जो कि सेक्स क्रोमोसोम होता है। जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम है ना वो उसकी क्या होगी? बार बॉडी होगी। अब अगर एक्स 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 आ तो रहा है। मतलब फिर अगर हम लोग को एमसीक्यू आएगा कि हम्म। फीमेल हैव हाउ मेनी बार बॉडीज, तो हम उसका वन आंसर लगाएंगे। थ्री वन। और मेल में कोई बार बॉडी नहीं होती। और जब नहीं नहीं क्लाइनफेल्टर सॉरी, वाला, मेल में भी वन होगी। मेल में भी वन होगी क्योंकि मेल का तो सेक्स क्रोमोसोम वाई हो गया ना, तो जो सेक्स क्रोमोसोम के अलावा। मैं इसी चीज में कंफ्यूज थी क्योंकि मुझे क्लाइनफेल्टर का और ये फीमेल वाला ना थोड़ा कंफ्यूजन था। हम्म। फीमेल में एक होगा, मेल में भी एक होगा, मतलब नॉर्मल बार बॉडी आपकी एक बार बॉडी नॉर्मल है। क्योंकि मेल में आपका वाई क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम हो गया ना, तो आपकी जो सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जो दूसरा क्रोमोसोम है ना यानी एक्स क्रोमोसोम, वो आपकी बार बॉडी होगी। अब जो टर्नर सिंड्रोम है उसमें कोई बार बॉडी नहीं होगी क्योंकि उसमें खाली एक एक्स है जो कि आपकी सेक्स क्रोमोसोम को शो कर रहा है। तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम उसमें है ही नहीं, तो उसमें बार बॉडी नहीं होगी। और जब अगर एक्स 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 है ना, तीन एक्स हैं, तो आपकी दो बार बॉडीज हो जाएंगी उसमें। ठीक है। ठीक है, आगे समझ आना। जी ठीक है। अच्छा जी, अब दो तरह की आपकी इंजरीज होती हैं, एक रिवर्सिबल एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में आपकी क्या होती है? रिवर्सिबल, अच्छा ये आता होता है कि आपकी रिवर्सिबल ये मतलब इसमें से ना एक एमसीक्यू आ ही जाता होता है अक्सर कि आपकी रिवर्सिबल में क्या क्या फीचर्स होते हैं और इरिवर्सिबल में क्या क्या होते हैं। जो रिवर्सिबल होती है ना उसमें आपको क्या होता है? सेल की स्वेलिंग होती है, ठीक है। और ये भी एक एमसीक्यू आता है कि सेल की स्वेलिंग क्यों होती है।
क्योंकि आपका वाटर सेल के अंदर आता है ड्यू टू एंट्री ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर। ठीक है, अब इसमें सेल भी स्वेल होगा और आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी स्वेल होगा। ठीक है, और इसका अर्ली साइन यही होता है कि इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग हो जाती है और इसमें माइलिन फिगर्स बनेंगे। और इरिवर्सिबल इंजरी में क्या होती है, आपकी ऑटोफेगी हो जाती है सेल की, यानी सेल डेथ हो जाएगी। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ये होता है कि मैसिव कैल्शियम इनफ्लक्स होगा। इसमें इरिवर्सिबल में मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज होगी। 3 फीचर्स होते हैं इसके, कार्योलाइसिस, कार्योरेहेक्सिस, पिक्नोसिस। ये पता होना चाहिए कि ये तीनों क्या होते क्या हैं। पिक्नोसिस में आपकी क्या होती है, जो क्रोमेटिन है ना आपका अंदर, उसकी श्रिंकेज हो जाती है। जो कार्योलाइसिस है, लाइसिस नाम शो कर रहा है कि किसी चीज की लाइसिस हो रही है, खत्म हो रही है कोई चीज, तो इसमें क्या होगा, फेडिंग ऑफ डीएनए, डीएनए की लाइसिस होना शुरू हो जाएगी। और जो कार्योरेहेक्सिस है ना, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस की फ्रेगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। और एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस भी आपकी इरिवर्सिबल टाइप ऑफ इंजरी है, इनको दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। तो इसमें याद होनी चाहिए आपको फीचर्स कि रिवर्सिबल में आपका जस्ट क्या हो रही है, माइलिन फिगर्स बन रही है और सेल स्वेल हो रहा है। इरिवर्सिबल में आपकी काफी फीचर्स हैं, 3 मेन जो है वो पिक्नोसिस, कार्योलेक्सिस, कार्योलाइसिस, मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है आपकी, और कैल्शियम इनफ्लक्स हो रहा है, और ऑटोफेगी ऑफ द सेल। अच्छा, अब इस तरह से भी आ सकते हैं कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन क्या है, तो वो आपका मैसिव कैल्शियम इनफ्लक्स होगा। और अगर पूछे रिलायबल साइन क्या है, रिलायबल, तो वो आपकी ऑटोफेगी ऑफ द सेल होगा। तो ये याद करना है डिफरेंस। डॉक्टर हुसना, ये दोबारा से बताइएगा। अच्छा जी, आपकी जो रिवर्सिबल इंजरी है ना, उसमें तो जस्ट 2 फीचर्स हैं, इजी है वो। ठीक है, आपकी उसमें जस्ट ये होगा कि सेल के अंदर वाटर आ जाता है, उसकी वजह से सेल की स्वेलिंग हो जाएगी, उसके बाद माइलिन फिगर्स बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी है ना, उसमें आपका क्या होता है, आपकी मेम्ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाती है, कार्डियोलाइसिस हो जाती है, यानी कि आपकी लाइसिस मींस फेडिंग होने लग जाती है नहीं नहीं, डीएनए आपने की। अभी जो लास्ट पॉइंट बताया था ना कि अगर ये हाँ, आएगा तो हमने ये वो अच्छा, बता दीजिए। लास्ट पे मैंने कहा कि आपका अगर आएगा ना मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है मैसिव कैल्शियम इनफ्लक्स। और अगर आएगा रिलायबल साइन, कि यानी कि आप जो आपको साइन बता रहा है कि इरिवर्सिबल है, तो वो ऑटोफेगी ऑफ द सेल होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि स्टार्ट में क्या हो रहा है, आपकी कैल्शियम इनफ्लक्स हो रहे हैं। और मोस्ट रिलायबल जो कि पक्का ही बता रहा है कि आपकी वो है, वो आपकी ऑटोफेगी ऑफ सेल है। ओके ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, अब कल इस चैप्टर का इंशाल्लाह एक टेस्ट होगा आपका, और वो टेस्ट होगा आपका रफ़ी से, आपने लाजमी करनी है फिजियो अपनी साथ साथ। तो रफ़ी